कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो कल जो चैप्टर हम लोग ने स्टार्ट किया था मापक यंत्र, वो तो ख़त्म हो चुका है और नेक्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो सोचा मैंने पहले कि इलेक्ट्रिसिटी का आप लोगों को 1 मिनट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन कराने से पहले आप लोगों को कुछ उसके बारे में थ्योरी पढ़ा दिया जाए ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट यहाँ से होगा कि आई, ये जो फार्मूला है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें देखा जाए तो 4 फार्मूला ही इम्पोर्टेंट है। 4 फार्मूला पे ही पूरा लगभग इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी क्वेश्चन आएगा इस पर सॉल्व हो जाएगा। आई बराबर Q/T होता है। ठीक है, आई क्या होता है? आई से हमको करंट को दर्शाते हैं, करंट को आई से दर्शाते हैं। क्यू चार्ज, आवेश, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है। और टी समय को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्यू यानी कि कूलम हो गया और टी सेकेंड, समय को सेकेंड मापते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि एक कूलम प्रति सेकेंड में 1 एम्पियर होता है। और एम्पियर किस चीज़ में मापा जाता है? विद्युत धारा को मापा जाता है एम्पियर में। ठीक है, अब इसके बाद बताता हूँ कि विद्युत धारा काम कैसे करता है। जैसे कि एक आप लोग को पता है कि करंट में एक पॉजिटिव होता है जैसे यहाँ पर है और एक नेगेटिव होता है। ठीक है, आई इसका मतलब कि जो भी करंट है वो पॉजिटिव के दिशा से जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। यहाँ पे देखिए आई हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। तो इधर से आई स्टार्ट होता है, यहाँ से हम लोग करंट दिए, आई स्टार्ट हुआ यहाँ से, यहाँ गए, यहाँ गए और यहाँ पे एक स्विच है। ठीक है, ये स्विच ऑन हम लोग कर दिए, स्विच यहाँ पर टच कर गया और यहाँ पर बल्ब जल गया यानी कि लाइट इसमें आ गया। ठीक है, वैसे ही आई यहाँ से गया, आई फिर यहाँ पहुँचे, फिर से यहाँ आई आया, आई यहाँ तक आई पहुँच गया। ठीक है, इसके ठीक विपरीत में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। इलेक्ट्रॉन का दिशा ये देख लीजिए, जितना भी ब्लू कलर में है वो इलेक्ट्रॉन का दिशा है। इसका ये मतलब हुआ कि ये आई यानी कि करंट का विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलते हैं। तो ये तो आप लोगों को पता चल गया कि जैसे मान लेते हैं कि एक ये तार हम लोग ले लेते हैं, एक तार है ये। ठीक है, इधर से अगर करंट यानी कि आई इधर से जा रहा है और इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है नेगेटिव, तो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन तो हमेशा इसका विरोध करेगा कि इसके पास से नहीं गुजरे आई। देख रहे हैं यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन हमेशा विरोध करेगा। तो एक जो ये विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, विद्युत धारा ये जो प्रवाहित हो रहा है इधर से जा रहा है, इसको रोकने के लिए जो भी फोर्स यूज होगा उसी को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन ये जो रोकेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, प्रतिरोध, प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं। प्रतिरोध होता क्या ये आपको पहले समझा चुका हूँ मैं। कोई भी धारा का प्रतिरोध धारा के प्रवाह को रोकता है। ये पीछे अभी जस्ट अभी ये बताया हूँ कि ये प्रवाह को रोकता है। तो जैसे कि धारा जैसे प्रवाहित होता है तो धारा उसके विपरीत दिशा में एक बल लगाता है कि तुम मेरे अंदर से प्रवाहित मत हो। जो बल लगाता है उसी को ही प्रतिरोध कहा जाता है। जो भी रुकावट पैदा करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है? तो ओम होता है। ये जो सिंबल है इसको ओम कहा जाता है। ठीक है, और एक फार्मूला होता है, ये इम्पोर्टेंट है बहुत फार्मूला। ये सेकंड फार्मूला आपको बोले ना कि 4 फार्मूला है इसमें, उसी से क्वेश्चन आएगा। अगर न्यूमेरिकल टाइप से क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है तो ये 4 ही हैं जो विद्युत धारा से इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आपको वहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ होता है भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I × R का। ठीक है, यही फार्मूला है।
आर इज इक्वल टू आर क्या होता है तो रेसिस्टेंस होता है प्रतिरोध, भी क्या होता है तो वोल्ट होता है, और आई क्या होता है करेंट होता है। तो भी को हम लोग वोल्ट, ठीक है, आई को एम्पियर मापते हैं, ठीक है। तो आर रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंट को क्या बोले कि ओम में हम लोग मापते हैं, ओम इसका मात्रक इकाई होता है। तो 1 ओम में 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर होता है, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया कि रेसिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है रेसिस्टिविटी। इस फार्मूला का मतलब एक चीज़ और होता है कि जैसे R बराबर V/R है, इसका मतलब होता है I जब बढ़ेगा, इसका मतलब है जब करंट बढ़ता है तो रेसिस्टेंस घटता है, ठीक है। और जब वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्ट जब बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। 1 मिनट, ठीक है, यहाँ पे समझ गए लो आप लोग। उसके बाद होता है रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का ये फार्मूला होता है R यानी कि रेसिस्टेंस बराबर रो L बटे A, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छा से समझा देते हैं, यहाँ पे इसे दिखा चुका हूँ कि रो क्या बोला जाता है, ये जो सिंबल है यहाँ पे, ये इसको रो कहते हैं। ये किस चीज़ को दर्शाता है, ये रो प्रतिरोधकता को दर्शाता है, रेसिस्टिविटी को दर्शाता है। एल मतलब क्या होता है, एल का मीनिंग होता है कि तार की लंबाई, ठीक है। ए का मतलब यहाँ पे होगा कि तार का मोटाई या तार का एरिया, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि आर जो है, ये सेम फार्मूला, ये वाला ही फार्मूला ये वाला है। तो आर यानी कि प्रतिरोध, जब लेंथ, कोई तार का अगर लेंथ बढ़ रहा है, ठीक है, लेंथ अगर लंबाई बढ़ा दिया जाए तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर एरिया बढ़ रहा है, अगर तार का मोटाई बढ़ रहा है तो प्रतिरोध घटेगा, क्योंकि ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल है और ये जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है रो एल। इसका मतलब है जब लंबाई बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर प्रतिरोधकता बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ठीक है। और एक चीज़ और इन्वर्स प्रोपोर्शनल में ये आप समझ सकते हैं, एरिया, अगर एरिया बढ़ रहा है यानी कि तार का मोटाई बढ़ेगा, ठीक है, तो उसका प्रतिरोध कम होगा। ऐसा क्वेश्चन आता है, इसीलिए इतना टाइम से आपको समझा रहे हैं इस बात को, ठीक है। अब इसका यूनिट क्या होता है प्रतिरोधकता का, तो इसी फार्मूला से यहाँ पे आता है ये रो बराबर आर ए बटा एल, ठीक है। आर इसका मतलब क्या होता है रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस को किस चीज़ में तो ओम में मापते हैं। एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा और लंबाई को मीटर मापेंगे, तो 1 m से 1 m कट गया यानी कि ओम मीटर, ये इसका यूनिट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर मीन्स होता है क्या है, कंडक्टर को हिंदी में सुचालक बोलते हैं और इंसुलेटर को कुचालक पर बोलते हैं। ये सब आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। कंडक्टर क्या होता है, तो कंडक्टर ये होता है जिसमें वो कोई भी वस्तु जिसमें इलेक्ट्रिसिटी या करंट पास हो जाए उसको सुचालक कहेंगे, और जिसमें करंट पास ना हो, वो वस्तु जिसमें करंट पास ना हो, जैसे कि लकड़ी हो गया, कागज़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब से करंट पास होगा नहीं, तो ये सब कुचालक होता है, इंसुलेटर होता है। और सुचालक होता है जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सोना चांदी, ये सब जो हो गया जितना भी चीज़ है जिससे करंट पास हो जाए, यानी एक छोर पर अगर करंट लगाया जाए तो उसके दूसरा छोर तक करंट पहुंच जाए, वो क्या होता है सुचालक होता है कंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट्स, उसी को बोला जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। इसका एक फार्मूला ये होता है, तीसरा फार्मूला, 2 फार्मूला के पीछे में बता चुका हूँ मैं पीछे क्लास में, ठीक है। तो H बराबर I स्क्वायर RT होता है। H इसका ये होता है हीट, I क्या होता है करेंट, ये सब पहले बता चुके हैं। रेसिस्टेंस R होता है रेसिस्टेंस, T होता है टाइम, ठीक है।
इसका जैसे हीटिंग इफेक्ट्स होता क्या है, कोई भी तार का गर्म हो जाना या जल जाना, पिघल जाना, उसी को हीटिंग इफेक्ट्स कहेंगे। जैसे कि एक ये चीज़ मान लेते हैं कि ये तार है, ठीक है, ये कोई तार है, ठीक है। इधर से हम लोग आई विद्युत धारा भेज दिए, इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है। जितना तेज़ी में ये जाएगा उतना ही तेज़ी में इलेक्ट्रॉन इसको रोकने का कोशिश करेगा। तो जितना जितना तेज़ी में ये आई इधर पास होगा उतना उतना ही ज़्यादा घर्षण होगा। ये आप लोग सोच पा रहे हैं, उतना ही ज़्यादा घर्षण होगा। घर्षण होगा तो वहाँ पे हीट ऊष्मा निकलेगा। जब ज़्यादा धारा प्रवाह होगा, जब ज़्यादा आई जाएगा और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तो कुछ देर बाद तार गर्म होने लगेगा, ऊष्मा उत्पन्न होने लगेगा। ये रोकने का कोशिश करेगा, इसका विरोध करेगा, तो जिसके कारण क्या होगा, ये तार जो है गर्म होकर पिघलने लगेगा। उसी को हीटिंग इफेक्ट्स कहेंगे, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट्स का फॉर्मूला ये होता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी। अब यहाँ पर हम लोग दो टाइप का तार लेते हैं, यूज लेते हैं, ठीक है। एक एल्युमिनियम का तार और एक कॉपर का तार लेते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम का तार ये है और एक कॉपर का तार है। एल्युमिनियम का तार की मोटाई ज़्यादा है, यानी उसका एरिया थोड़ा सा ज़्यादा है, और कॉपर का जनरली पतला ही होता है, ठीक है, उसका एरिया कम होता है। यहाँ पर वो रेसिस्टेंस प्रतिरोधकता वाला फार्मूला पहले यूज करते हैं, R बराबर रो एल बटे ए। इसका एरिया ज़्यादा है, दिख रहा है, एरिया अगर इसका ज़्यादा है तो इसका रेसिस्टेंस कम होगा, प्रतिरोध इसका कम होगा। ये बात समझ रहे हैं, ठीक है। अब सेकेंड नंबर फार्मूला पे आता हूँ मैं, I बराबर V बटे R, ये भी पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब प्रतिरोध कम हो रहा है तो यहाँ पर भी अगर प्रतिरोध हम कम कर रहे हैं तो यहाँ पर I बढ़ेगा, ये सीधा सीधा समझ रहे हैं क्योंकि इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, ठीक है। I बढ़ रहा है। तीसरा नंबर फार्मूला पे आते हैं, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। विद्युत बढ़ रहा है, यानी कि एल्युमिनियम का तार में विद्युत बहुत तेज़ी से जाएगा। तो यहाँ पर देखिए H आई स्क्वायर, मतलब जिस तेज़ी से यहाँ पर बढ़ रहा था उसका डबल तेज़ी से और बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ये एल्युमिनियम का जो तार है इसमें आई बहुत तेज़ी से जाएगा। अब बहुत तेज़ी से जब जाएगा तो वो जल्दी गर्म भी होगा, ज़्यादा ऊष्मा भी वो ये होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगा, ठीक है। तो वो ज़्यादा गर्म होगा तो जल्दी पिघलेगा भी। वही दूसरा चीज़ ले लेते हैं कॉपर 1 मिनट, वही दूसरा चीज़ हम लोग कॉपर ले लेते हैं, ठीक है। तो कॉपर में क्या है कि देखिए इसका एरिया कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वही फार्मूला नंबर 1 है, फार्मूला नंबर 1 है R इजिकल टू R बराबर रो एल बटा ए है। इसका एरिया कम है ना, एरिया कम है तो R यानी कि प्रतिरोध बढ़ेगा, ये आपको सीधा सीधा दिख रहा है। वही सेकंड फार्मूला में है, जब प्रतिरोध यहाँ पे बढ़ेगा तो I कम होगा, ठीक है। H बराबर आई आर टी, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। यहाँ पर देखिए जितना कम हो रहा था उससे ज़्यादा कम हो रहा है आई का यहाँ पे वैल्यू। इसका ये मतलब हुआ कि जो कॉपर का जो हम लोग का तार है उसमें आई बहुत धीरे धीरे जाएगा, ठीक है, बहुत धीरे धीरे धारा विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होगा। जब धीरे धीरे प्रवाहित होगा तो वो क्या होगा, वो कम गर्म होगा। इसलिए घर का वायरिंग में हम लोग कॉपर का उपयोग करते हैं, ना कि एल्युमिनियम का, क्योंकि इसका लास्टिंग ज़्यादा होता है। ये जल्दी गर्म नहीं होता कॉपर, और जल्दी गर्म नहीं होगा तो जल्दी पिघलेगा नहीं, और जल्दी पिघलेगा नहीं तो ज़्यादा दिन तक चलेगा। इसलिए घर का वायरिंग में हम लोग कॉपर यूज करते हैं, एल्युमिनियम का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग के मन में एक बात और अभी आ रही होगी कि सर जो हम लोग का जनरली पोल होता है, जो लाइन वाले पोल होते हैं, उस पर एल्युमिनियम का तार रहता है, कॉपर का तार नहीं होता। जब लास्टिंग कर रहा है तो वहाँ पर कॉपर का तार लगाना चाहिए था। तो इसका 2 कारण हो सकता है। कारण नंबर 1 हो सकता है, कारण 2 हो सकता है। एक तो होता है कि आपको कॉपर जो होता है एल्युमिनियम से ज़्यादा कॉस्टली होता है, एल्युमिनियम से ज़्यादा महंगा होता है, तो सरकार इस पर खर्चा करे क्यों जबकि एल्युमिनियम से काम हो जा रहा है। एक तो ये हो गया। दूसरा चीज़ ये होता है कि कॉपर जो होता है
वो बारिश, धूप, वर्षा, धूप में इसमें जंग लग जाता है, ठीक है। तो धूप और वर्षा जब होगा तो इसमें जब जंग लग जाएगा तो ये कमज़ोर हो जाएगा, जल्दी टूट जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग मजबूती के मामले में एल्युमिनियम ज़्यादा मजबूत है कॉपर से, इसलिए हम लोग का जो जनरली है जो पोल का तार होता है वो एल्युमिनियम का तार से बना रहता है, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, कनेक्शंस। कनेक्शंस दो प्रकार के होते हैं। कनेक्शंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सीरीज कनेक्शंस, एक होता है पैरेलल कनेक्शंस। सीरीज कनेक्शन को हिंदी में क्रम श्रेणी या इसको कभी कभी श्रृंखला श्रेणी भी कहा जा सकता है, श्रृंखला श्रेणी भी कहा जा सकता है। पैरेलल कनेक्शन इसको समानांतर श्रेणी हिंदी में कहा जाता है। अब समझेंगे कि दोनों होता क्या है, ठीक है। सीरीज कनेक्शन क्या होता है, तो वैसे ही सिस्टम हम आप बता देते हैं कि जैसे इधर से आई गया, तो आई, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आई जो होता है ये हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है, ठीक है। तो आई इधर से हम लोग भेज रहे हैं, ठीक है, आई गया यहाँ पे स्विच कुछ है, स्विच यहाँ से हम लोग ऑन किए, यहाँ से फिर करंट जाने लगा, ठीक है। यहाँ पर एक R1, इसका मतलब यहाँ पे एक फ्रीज इक्विपमेंट लगा दिए हैं, ठीक है। कुछ दूर फिर आई गया, फिर एक और इक्विपमेंट AC लगा दिए हैं, फिर एक इक्विपमेंट है उसको LED कोई टीवी या LED बल्ब लगा दिए हैं। आई यहाँ से गया, ऐसे आया, ठीक है, फिर से आई वहीं पे पहुँच गया, यानी आई जितना चला था उतना आई यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। इतना दूर तक तो सब चीज़ ठीक रहा। यहाँ से हम लोग आई तो ठीक है, आई हम लोग जितना भेजे यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ से हम लोग 200 वोल्ट भी पास कर रहे हैं, 220 वोल्ट भी यहाँ से भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये सीरीज कनेक्शंस में ये होता है कि 220 वोल्ट तो आप भेज रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब होता है कि यहाँ तक तो 220 वोल्ट पहुँचा, ये फ्रीज तक 220 वोल्ट पहुँचा। अगर फ्रीज एक मान लेते हैं 160 वोल्ट ले लेता है, ठीक है, तो इसके बाद जो जाएगा 60 वोल्ट ही रहेगा। यहाँ से 220 वोल्ट, ये 220 वोल्ट में से 160 वोल्ट ये फ्रीज यूज कर लेगा, तो फिर बचेगा कितना, तो यहाँ पे 60 वोल्ट बचेगा। बाकी 60 वोल्ट में AC चलेगा, लगता है, ठीक है, मान लेते हैं AC चल भी जाए, उसके बाद वाले इक्विपमेंट के लिए फिर बच पाएगा वोल्टेज, नहीं बच पाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि ये हम लोग का घरों के यूज के लिए नहीं है, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गया, वोल्ट का मामला में ये ख़राब निकल गया, ठीक है। दूसरा का शर्त ये है कि ये तो इधर से हम लोग वोल्ट भेज दिए, ठीक है, ये सब चीज़ ठीक चला। और एक चीज़ इसमें हो सकता है, हम लोग यहाँ से करंट को भेज दिए, ठीक है, कभी कोई कारण से ये फ्रीज जो है हम लोग का ख़राब हो गया, ठीक है, तो यहाँ इसके आगे करंट नहीं जाएगा, इसके बाद AC नहीं चलेगा, इसके बाद LED बल्ब या LED टीवी नहीं चल पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक इक्विपमेंट अगर ख़राब हो जा रहा है, एक यंत्र कोई भी ख़राब हो जा रहा है, तो उसके आगे में करंट नहीं पास हो पाएगा, करंट नहीं। तो ये घर में मतलब जनरली हम लोग का घर में ये तो यूज नहीं हो पाएगा सीरीज कनेक्शन, क्योंकि ये दो चीज़ जो है रोक रहा है। एक तो हम लोग को वोल्ट हर जगह सेम नहीं रह रहा है, यहाँ पर ज़्यादा यूज हो रहा है, फिर ये यूज कर रहा है, फिर ये यूज कर रहा है। ये दोनों शर्त अगर लागू हो जाता है तो हम लोग इसको घर में यूज कर सकते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो सीरीज कनेक्शन है ये हम लोग का घर में यूज नहीं हो सकता है। तो अब आप लोग को अभी तक तो समझ गए होंगे कि सीरीज कनेक्शन क्या होता है, ठीक है। चलिए उसको उसमें एक और क्वेश्चन आता है वो बता देता हूँ कि ये सीरीज कनेक्शन ही है, ये सीरीज कनेक्शन है, ठीक है। इसमें 3 इक्विपमेंट है, एक है R1 2 ओम है, और R2 4 ओम है, और R3 7 ओम है। तो इसमें डायरेक्ट अगर सीरीज कनेक्शन की बात हो, अगर बोला जाए कि R इक्विपमेंट फाइंड करें तो सीधे 2 ओम और 4 ओम और 7 ओम तीनों को जोड़ देंगे, तो 7 4 11 और 2 13 ओम, सीधा ये हो जाएगा। लेकिन वही इसके बाद जो मैं पढ़ाऊँगा, इसके बाद मैं ये पैरेलल कनेक्शन पढ़ाऊँगा, वो इसमें से अंतर हो जाएगा, ठीक है।
तो ये समझ गए, इसमें करंट सेम होता है। देखिए करंट यहाँ पे आई चला था और यहाँ पे आई पहुँचा है, ठीक है, लेकिन वोल्टेज डिफरेंट हो गया, ठीक है। वोल्टेज डिफरेंट कैसे हो गया, तो यहाँ से हम लोग को 220, यहाँ तक तो 220 था, फिर यहाँ पर 60 हो गया। ये मान लेते हैं अगर 40 वोल्ट अगर ये ले लेते तो 20 वोल्ट, हर जगह वोल्ट चेंज हो रहा है, तो वोल्ट डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल कनेक्शन। ये क्या होता है ये समझ लीजिए। जैसे कि ये पॉजिटिव है, बार बार मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार दो बार पूछा जा चुका है कि जो विद्युत धारा यानी कि आई जिधर से करंट जाता है तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, ये एक ऑप्शन में आ सकता है, ठीक है। तो आई इधर से गया, ठीक है, यहाँ तक आई है, यहाँ ये जो पॉइंट है यहाँ से आई दो भाग में बट गया, एक ये और एक। पहले ये समझा देता हूँ कि इसमें 4 इक्विपमेंट लगे हुए हैं, एक एसी लगा हुआ है, दूसरा फ्रिज लगा हुआ है, तीसरा कोई वॉशिंग मशीन लगा देते हैं, चौथा एलईडी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आई गया, यहाँ से आई दो भाग में बट गया, एक इधर चला गया और एक इधर ऊपर चला गया, फिर आई कुछ दूर आगे गया, फिर यहाँ से दो भाग में बट गया, ठीक है। फिर आई यहाँ से गया, फिर दो भाग में बट गया, यहाँ और यहाँ आई, फिर उधर से गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आई जो है हमेशा इसमें चेंज हो रहा है, ठीक है, आई चेंज हो रहा है। अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग समझ सकते हैं कि आई यहाँ से गया, ए पॉइंट से चेंज हो गया, ठीक है, तो ए पॉइंट से चेंज हो गया तो आई ए, यहाँ से करंट जाने लगा दूसरा, आई तो जा रहा था लेकिन यहाँ से बदल गया दो चीज़ में, एक तरफ आई4 चला गया, एक तरफ आई और स्मॉल ए चला गया, ठीक है। कुछ दूर ये आई ए गया, तब यहाँ से बी पॉइंट से फिर से चेंज हो गया, ये I3 वाला एक लाइन में चला गया और एक जो है IB वाला लाइन में चला गया, दो लाइन में चला गया, ठीक है। IB कुछ दूर आगे जाके फिर C वाले जो पॉइंट से यहाँ से फिर दो लाइन में बट गया, ठीक है। एक I1 वाले में रास्ते में चला गया और एक I2 वाले रास्ते में चला गया, फिर कुछ दूर आगे जाके ये I1 जाते गया, फिर AC है, AC को कुछ भी से फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि ये आई है, वोल्ट तो है नहीं, ठीक है। आई सेम टू सेम आया I1, ठीक है। I1 यहाँ से आया, ठीक है, ऊपर से I1 आ रहा है, देख रहे हैं आप, यहाँ से देखिए ये जो I2 है, I2 इधर से जा रहा है, तो I1 और I2 मिल के यहाँ पे I1 और I2 मिल के क्या बनेंगे, यहाँ पे देखिए IB जो यहाँ से गया है ये बट के I2 और I1 हुआ है, तो I2 और I1 मिल के IB तो हो सकता है क्योंकि यही IB न बटा हुआ है, IB जो है यही बटा है I2 और I1 में, तो ये जो मिल के फिर क्योंकि यहाँ से क्या IB आने लगेगा, ठीक है, IB फिर आया, इस पॉइंट पे आके फिर से देखिए इधर से IB आया और इधर से I3 आया और ये दोनों मिल के IA हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पे एक मिनट दूसरा कलर ले लेता हूँ, कोई कलर ये ले लेता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए IB, देखिए IB ऊपर से आया, इधर से I3 आ रहा है, इधर से जब ये गया था IA हम लोग का लाइन IA, ठीक है, तो ये दो भाग में बैठा था, एक I3 में बैठा था और एक ये IB में बैठा था ना। तो जब ये IA बट सकता है दो भाग में, तो ये दोनों मिल के ये IA नहीं हो सकता है, वही दोनों हो रहा है, देखिए इधर से I3 आ रहा है ये वाला और इधर से IB, ये दोनों मिल के IA हो गया, ठीक है। वैसे ही फिर आगे में इधर से I4 आ रहा है, इधर से IA आ रहा है, दोनों मिल के I हो जाएगा, ठीक है। और I जितना इधर से चला था, I इधर से क्या चला था, I चला था, देख रहे हैं आप लोग, और इधर से I फिर यहाँ पे पहुँच रहा है उतना ही करंट। इसका ये मतलब है कि ये जो लाइन है यानी कि ये जो जितना भी तार वाला जो भी मैटर है, अगर I यहाँ से पॉजिटिव से चले और नेगेटिव तक I ही पहुँच जाए, इसका मतलब कि तार में कोई फॉल्ट नहीं है, कहीं भी I लॉस नहीं हो रहा है, सेम टू सेम है, ठीक है। सीरीज वाले को हम लोग घर में क्यों नहीं यूज कर सकते थे, क्योंकि दो उसके लिए शर्त था, शर्त वो फॉलो नहीं कर रहा था, यानी कि घर में एक तो इक्विपमेंट अगर ख़राब हो जाए तो
आगे में लाइट जानी चाहिए। ऐसा नहीं हो जाए कि मेरा जो बोर्ड है जिसमें हम चार्ज कर रहे हैं और वो बोर्ड ख़राब हो जाए तो आगे का सब लाइट ही बंद हो जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसा होता भी नहीं है घर में, आप लोग तो रोज़ देखते हैं वो सब। तो यहाँ से देखिए हम लोग जो है 220 वोल्ट यहाँ से हम लोग भेज रहे हैं, ठीक है। वोल्ट यहाँ से गया 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, ठीक है। 220 वोल्ट गया तो एक तरफ ये जो लाइन है इसमें भी 220 वोल्ट गया और इसमें भी 220 वोल्ट गया। आगे में गया तो इसमें भी 220 वोल्ट गया, इसमें भी 220 वोल्ट गया, इसमें भी 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। इसका ये मतलब है कि मान लेते हैं अगर मेरा एलईडी अगर ख़राब हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। ये वाली लाइन ठीक है ख़राब हो जाए कोई बात नहीं है, ये ख़त्म हो जाए, ये वाली लाइन तो जा रही है यहाँ से, तो हम लोग को फिर यहाँ से करंट पहुँच सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसमें वोल्ट कभी चेंज नहीं होगा, वोल्टेज चेंज नहीं, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गया कि वोल्टेज जो है सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहेगा। तो एक तो जो हम लोग का कंडीशंस है वो फॉलो हो गया कि घर में इसको हम लोग लगा सकते हैं। दूसरा का इक्विपमेंट वाला भी हम लोग देख सकते हैं कि एक इक्विपमेंट अगर ख़राब हो जाए तो बाकी सब चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देख लीजिए ये सब चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर समझा चुके हैं आपको कि अगर एक रास्ता मान लेते हैं ये यहाँ से बंद हो जाए तो इससे कोई मतलब नहीं है। ये इधर से भी जा सकता है, ये ऊपर से भी जा सकता है, इधर से आके ये करंट आ सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये आप समझ गए। इसलिए घरों में ये पैरेलल कनेक्शन यूज होता है। हम लोग का घर का जो वायरिंग होता है इसमें पैरेलल कनेक्शन यूज होता है। अगर बीच में कोई भी इक्विपमेंट ख़राब हो जाएगा तो बाद वाले पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और करंट हर जगह डिफरेंट होगा। ये आपको बता चुके हैं, यहाँ पे करंट हर जगह डिफरेंट होगा, वोल्टेज हमेशा सेम होगी, ये भी बता चुका हूँ। अगर इक्विपमेंट ख़राब भी हो जा रहा है एक तो कोई मतलब नहीं है, उसके आगे भी करंट जाएगा, ठीक है। अब आते हैं पैरेलल कनेक्शन में। ये हम लोग का क्या है, पैरेलल जो कनेक्शंस है समानांतर श्रेणी है, इसमें हम लोग आर इक्विपमेंट कैसे फाइंड करते हैं। जैसे उसमें क्या था कि हम लोग डायरेक्ट जोड़ दिए थे 1 ओम 2 ओम 3 ओम, डायरेक्ट जोड़ के 6 ओम लिख देते थे सीरीज वाले में। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होगा। पैरेलल में ये होता है जैसे कि 1/R इक्विपमेंट, तो इसका 1/R1 ये मान लेते हैं R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। तो 1/R1 1/R2 1/R3 करके ऐसे हम लोग निकाल लेंगे तो 11/6 होगा, ठीक है। ऐसे करने पर तो 1/R का वैल्यू क्या होगा, 11/6 हो रहा है। तो R का वैल्यू, तो R पलट जा रहा है, R को ऊपर कर दे रहे हैं, 1 को नीचे कर दे रहे हैं। वैसे ही 6 को ऊपर और 11 को नीचे हम लोग कर देंगे तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 6/11 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कनेक्शंस ख़त्म हो गया, कनेक्शन टॉपिक। करेंट का और 2-3 टॉपिक है, बहुत 2-3 टॉपिक होगा जो कल का लेक्चर में ख़त्म कर दूंगा। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि ये ऐसा टॉपिक था, ऐसा चैप्टर था जो आप तो समझते नहीं तो ये क्वेश्चन गलती होता ही है। इसमें डायरेक्ट मैं क्वेश्चन करा देता, लेकिन दिक्कत ये हो जाता कि क्वेश्चन इसका रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिजिक्स में और कोई चैप्टर है जैसे लाइट है, उसमें 5 क्वेश्चन में से रट के 3-4 सही कर सकते हैं, लेकिन इसमें से रट के 5 में से 1 ही क्वेश्चन सही हो सकता है। इसलिए इसमें थ्योरी क्लास पहले मैं करा दिया इसका एक और होगा थ्योरी क्लास, उसके बाद से एक बार मैं क्वेश्चन करा के ये ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देता हूँ और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।